अच्छा हाँ, अच्छा लास्ट के जो लास्ट सेशन के हमारे 2 क्वेश्चंस जो रह गए थे ना, उसको यस मैम, कंटिन्यू करवाइए, मैं सुनती हूँ। फिर उसके बाद ठीक है, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं हम लोग, है ना? श्योर मैम, श्योर। ठीक लास्ट टाइम हमारा एक तो पीयर ट्यूटरिंग रह गया था, एंड है। फोर्थ क्वेश्चन भी था, तो मैम पीयर ट्यूटरिंग मुझे ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो मैं उसे जल्दी से ले लेती हूँ, सो दैट उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन वो शायद आलोक जी करने वाले थे, बट वो अभी है नहीं, तो जिसने भी अगर वो प्रिपेयर करा होगा तो वो उसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। यस, पेयर ट्यूटरिंग स्टार्ट कीजिए, आप बताइए। ओके। नेक्स्ट अगर आप चाहोगे तो अगर आलोक जी नहीं होंगे, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी। ओके, ओके, फाइन, ठीक है, लवली। फाइन। ठीक है। यस, पीयर ट्यूटरिंग। हाँ, तो पीयर ट्यूटरिंग से पहले पीयर ट्यूटर की, पीयर ट्यूटर क्या है, तो आप पेपर 3 में हमारा पेज नंबर 26 है, जिसमें ये कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है पीयर ट्यूटरिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीयर इज लाइक कि हमारे साथ का कोई भी स्टूडेंट या पर्सन जो भी होता है उसको हम पीयर बोल रहे हैं इसमें। और ट्यूटर मतलब जो हमें पढ़ाता है, मतलब पढ़ाने वाला वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो टीचर ही हो, जो भी हमें पढ़ा रहा है वो ट्यूटर। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कि पीयर ट्यूटर क्या है, तो पीयर ट्यूटर वही है कि हमारे साथ का कोई जो हमें पढ़ाएगा। ठीक है, तो वो हमारा सीनियर भी हो सकता है, वो हमारे साथ का क्लासमेट भी हो सकता है। ठीक है, तो पीयर ट्यूटर ये है। अब आता है पीयर ट्यूटरिंग। तो जो ये प्रोसेस होता है, एक ट्यूटर जो पढ़ा रहा है वो ट्यूटर है, और जो पढ़ रहा है वो ट्यूटी है, तो इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम बोलेंगे पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो इट इज द सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच लर्नर्स हेल्प ईच अदर, मतलब उसमें एक दूसरे को हेल्प करें। अब इसके अलग अलग प्रोसेस होता है, एक होता है सिस्टमैटिक वे में चलता है, एक होता है कि वो रोल रेसिप्रोकेट भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली this is an education practice which involves one to one instruction, मतलब एक दूसरे के साथ वो इंस्ट्रक्शन शेयर हो रही है। ये जो एक मेथड है, ये एक रिलेशनशिप है ट्यूटर और ट्यूटी के बीच का, जो सेम क्लास और उससे ओल्डर स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, जो कि टीचर डिसाइड करते हैं, टीचर ही वो पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चा आपकी क्लास का होगा या आपसे सीनियर होगा, इट ऑल डिपेंड्स कि किस कंसेप्ट की बात हो रही है, क्या हम उस पर्टिकुलर टाइम में क्या किस चीज के लिए बेसिकली वो पीयर ट्यूटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, किस सब्जेक्ट के लिए किया गया, वहां पे क्या नीड है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हायर स्टूडेंट है तो कौन सा रिलेशनशिप होता है या कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, ये जो है मेथड, ये बेसिकली अटेंशन, ये जो इसको हम कह रहे हैं, ये बोलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर एजुकेशनिस्ट में नहीं आता है, ये जनरली जो स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स, उनमें ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये अब इसका भी इसमें भी ये होता है कि इसको हम वीक में कितने बार करवा सकते हैं, ये इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, जैसे कि इट कैन बी अकर 2 or 3 times इन अ वीक फॉर 20 minutes एटलीस्ट, जो कि लास्ट पीरियड एक अलॉट कर दिया जाता है, उसमें ये करा जाता है। इट ऑल डिपेंड्स, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट इज सिस्टमैटिक अप्रोच, बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब आगे अगर हम आते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि देयर आर सेवरल रीजंस जो इसमें जो इसको पीयर ट्यूटरिंग को करा जाता है, उसका एक रीजन होता है। आप आइए पेज नंबर 27 पे अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होते हैं जो कि टीचर के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हेजिटेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, ना उनसे कोई क्वेरी कर पाते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को रखा जाता है कि जनरली बच्चे अपने साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। हम अगर अपने क्लास की भी देखें तो जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे बहुत से हमारे फ्रेंड्स थे जो हेजिटेट करते थे या नहीं बोल पाते थे या नहीं आगे आते थे। जब से उन्होंने फिर धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट करा, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करें, इनिशियली मैम जैसे ले रहे थे, फिर मैम ने एक एक करके स्टूडेंट्स को आगे मतलब बढ़ने के लिए बोला कि ये आप करोगे, ये आप करोगे, तो उसको देख के जब हमने और आगे स्टूडेंट्स को वही सेम अपॉर्चुनिटी दी, तो धीरे धीरे करके सबकी हेजिटेशन खुलने लगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आज की डेट में हम बात करते हैं, हम अगर किसी और भी स्टूडेंट को देना चाहें, तो मेरे ख्याल से वो जो एक स्ट्रेंथ पहले 2 या 3 स्टूडेंट्स की होती थी, आज की डेट में 6, 7, 8 स्टूडेंट्स की हो चुकी है, जो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं किसी और को पढ़ाने की या गाइड करने की, है ना। बिल्कुल अब राइट राइट।
यस तो अभी इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई फ्रेंड आपको समझाता है तो वो उसी लैंग्वेज में आपको समझाएगा जो वो खुद समझ पा रहा है। तो लेवल अगर हम बात करते हैं कि क्लास के हमारे साथ का ही बच्चा है तो हम लोग का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हमारी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी सेम होता है, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है बाकी सबके लिए भी। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है। दूसरा ये होता है कि सोशल लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करा जाता है। होता क्या है कि बच्चा अकेले में तो कंफर्टेबल है कि चलो ठीक है, लेकिन जहाँ ग्रुप की बात आती है तो उसके सामने बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, बोलने में भी सुनने में भी। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं समझेगा नहीं तो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। तो ये सोशल स्किल्स होते हैं हमारे लिसनिंग स्पीकिंग, जो कि इस पीयर ट्यूटरिंग के उससे हमारे इम्प्रूव होते हैं। दिस इज द बेनिफिट बेसिकली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अब कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इस पीयर ट्यूटरिंग जो एक प्रोसेस हमने मतलब जनरली स्कूल्स में चलता है, तो इसका ये क्यों करा गया, इसके पीछे क्या बेनिफिट था? तो वो ये था कि एक तो टू आइडेंटिफाई गुड एनवायरनमेंट्स फॉर होल्डिंग पीयर ट्यूटरिंग सेशंस। पीयर ट्यूटरिंग सेशंस को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने उसको तलाश किया। सेकेंडली एलिमेंट्स नेसेसरी के एक स्टूडेंट की रेपो इम्प्रूव करने के लिए और क्या हम कर सकते हैं। ये एक ऐसा है जिससे बच्चे की रेपो क्लास में इम्प्रूव हो रही है। अगर 10 बच्चे में एक बच्चे ने इनिशिएटिव लिया कुछ बोलने का या उसको मैनेज करने का, फिर नेक्स्ट डे किसी और ने लिया, उससे क्या हो, उस पर्टिकुलर बच्चे की रेपो इम्प्रूव होगी क्लास में। ठीक है। यस फिर आता है कि रोल ऑफ अ ट्यूटर। जब हम एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लास में कोई काम करते हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को समझाना या एक्सप्लेन करना या गाइड करना। तो वो एक रोल भी हमने समझा कि केवल पढ़ना ही हमारा मोटिव नहीं हो सकता, हम दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। तो ये रोल भी एक हमारे पर्सनालिटी में एड ऑन हो गया। ठीक है। फिर आ रहा है कि लिसनिंग स्किल, जो मैंने पहले भी बताया, वो तो इम्प्रूव होते हैं, सोशल स्किल जितने भी हैं। दूसरा हमने क्वेश्चन करना। जब हम ट्यूटर हैं तो भी हम जिसको हम समझा रहे हैं उससे हमने क्वेश्चन करा कि भाई मैंने आपको ये समझाया, अब आपने उसमें से क्या समझा। तो ये क्वेश्चनिंग ट्यूटर ने भी करी। और सेम ये एक बेनिफिट हो रहा है ट्यूटी को भी, कि ट्यूटी को अगर कोई क्वेरी आएगी तो डेफिनेटली वो भी ट्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आया कि जब आपने कोई कंसेप्ट कंप्लीट किया तो फिर आप उसका फीडबैक भी ले रहे हो। ठीक है। फीडबैक वाला भी एक इसमें कंसेप्ट एड ऑन हो गया कि अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला तो आप समझ गए कि ठीक है मैं इस लेवल पे बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर कहीं से आपको कुछ भी ये इम्प्रूवमेंट का या नेगेटिव भी अगर आपको मिल रहा है तो आपको आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी, अब मुझे इस पर भी वर्क करना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला पॉइंट इम्प्रूव कर मतलब क्लास में कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है। तो दीज आर द मेन थिंग्स कि वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली पीयर ट्यूटरिंग इज हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स मूव देमसेल्व्स फॉरवर्ड एकेडमिकली। मतलब स्टूडेंट्स को एकेडमिकली पढ़ने के अलावा और रोल्स में भी आगे आने की एक नॉलेज मिलती है, या उनको पता चलता है कि ये भी एक रोल हम कर सकते हैं ट्यूटर का। ठीक है। अब आप पेज नंबर 28 पर आएंगे तो आगे आता है एक्सटेंसिव रिसर्चेस ऑन पीयर ट्यूटरिंग हैव शोन दैट। कुछ और रिसर्च हुई तो वो ये कहते हैं कि इससे एक तो सोशल मोटिवेशन मिलता है। सोशल मोटिवेशन ऐसे मिलता है कि अगर किसी ट्यूटर ने क्लास अगर अच्छा कोई भी सेशन अच्छा करवाया तो उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला, तो उससे क्या हुआ, उसमें मोटिवेशन आया। ठीक है। जो कि जनरल सी बात है कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, हर किसी को अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो डेफिनेटली वो मोटिवेशन आता ही है। फिर उसके बाद आता है कि स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि जो स्टूडेंट टीचर के सामने नहीं बोल पाता था, लेकिन एक ट्यूटर जो उसके साथ का कोई स्टूडेंट था या सीनियर ही स्टूडेंट था, अगर उसने आकर उन्हें कोई चीज समझाई तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया उनके सामने ओपनली अपनी क्वेरीज करने का और उनसे पूछने का। ठीक है। और वो उनसे जब कुछ पूछा तो उन्होंने उसका भी आंसर प्रॉपर्ली करा, तो उनका भी मोटिवेशन इससे इंक्रीज हो गया। फिर इकोनॉमिकली एजुकेशनली भी इफेक्टिव है। इकोनॉमिकली कैसे कि होता क्या है, अगर हमें मान लीजिए टीचर्स हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं हमें ये क्लास एक टीचर नहीं हैंडल कर पा रही है, हमें कुछ और हमें मैन पावर चाहिए। ठीक है। जो हमारी वीक स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए करने के लिए, तो हमें उसके लिए अलग से कोई हायरिंग नहीं करनी पड़ी। हमने उन्हीं स्टूडेंट्स में से जो अच्छी जिनका नॉलेज अच्छी थी या जो उस कॉन्सेप्ट को समझा सकते थे, हमने उन्हीं को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो हम एक इकोनॉमिकली भी हमारा जो अमाउंट था कहीं पे भी एक्सपेंड नहीं हुआ। ठीक है। उससे और एकेडमिकली और एजुकेशनली तो हो ही रहा है कि ट्यूटर की भी नॉलेज बढ़ रही है और स्टूडेंट की भी, ट्यूटी जो है।
फिर उसके बाद बोलते हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, जो 1 to 3 ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अर्बन सेटिंग्स में होते हैं, बेसिकली अर्बन एरिया में जो होते हैं वहां पर ये चलता है। लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में भी, बेसिकली सोशल इकोनॉमिकली जो लो एरियाज है वहां पर भी इफेक्टिव है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, जो माइनर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो कास्ट वाइज या जहाँ पे भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हम टीचर्स या अवेलेबल नहीं है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, वहां पर भी ये वाला प्रोसेस इफेक्टिव है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, व्हेन स्टूडेंट्स कंट्रोल ट्यूटरिंग सेशंस, तो जो जब स्टूडेंट्स कोई सेशन को कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें एज एक टीचर वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर उनको भी बेनिफिट मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो overall it improves academic achievement across ability towards and content areas, है ना, कि उनके पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है एज वेल एज वो कंटेंट या एकेडमिकली भी अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अब पीयर ट्यूटरिंग की 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं। रिसर्च बेस पर वो 3 स्ट्रैटेजीज हैं, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसका मतलब बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट आता है क्रॉस एज ट्यूटरिंग। क्रॉस एज ट्यूटरिंग जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये या तो हमारे साथ के स्टूडेंट्स में होती है, या तो हमारे साथ का ही कोई स्टूडेंट हमें मतलब हमारा ट्यूटर हो सकता है, या फिर हायर क्लास का। तो जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हायर मतलब अलॉट करे जाते हैं पीयर ट्यूटरिंग के लिए, वो क्रॉस एज ट्यूटरिंग के, जो हमारी एज को क्रॉस कर जाते हैं, वो जो ट्यूटर्स होते हैं उनको वो आते हैं क्रॉस एज ट्यूटरिंग स्ट्रैटेजी के अंडर। ओके, अब वो ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग इन लोगों को ऐसा, अगर मान लीजिए किसी टीचर ने बोला कि ओके ये ट्यूटर होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि उन्हें डायरेक्टली सीधे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। जी नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए प्लानिंग की जाती है, उनका कंटेंट रेडी करा जाता है, किस वे में वो क्लास को लेंगे, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में होता है, तब उनको ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो हाउ क्रॉस एज ट्यूटरिंग फैसिलिटीज एक्सिस्ट, तो ये मैंने आपको बताया कि ये हैज बीन अप्लाइड विद स्टूडेंट्स विद वेरिंग डिसेबिलिटीज। जहां जहां पे हमें लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जो स्टूडेंट्स की वीकनेसेस हैं, जहां पे हमें वर्क ऑन करना है, तो वहां पर इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ क्रॉस एज ट्यूटरिंग क्या है कि इसमें बेसिकली लर्निंग एकेडमिक, ये करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, जो उनका एकेडमिक स्किल्स है ट्यूटी का वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, उनके जो सोशल बिहेवियर है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। देन डिसिप्लिन, ऑब्वियस डिसिप्लिन भी है, और जो उनका पीयर रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए क्लासमेट्स का या फिर सीनियर या जूनियर स्टूडेंट्स का, उससे ये इम्प्रूवमेंट शो होते हैं। देन उसके बाद बेनिफिट, एकेडमिकली बेनिफिट तो आ ही गया, फिर उनकी सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होती है, जो हमारे हायर और ओल्डर स्टूडेंट्स उनमें भी, और एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर ट्यूटी, बेसिकली जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं उनके अंदर भी सेल्फ एस्टीम आती है, वो फ्री होकर उनसे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं जो वो टीचर के सामने नहीं कर पा रहे थे। अब आता है पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी, इसको हम पल्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये बेसिकली है एडिशनल हेल्प ऑफ और इंस्ट्रक्शन। ये है कि जो भी हमें लगता है, देखिए हमारा क्लास चल रही है, क्लास का जो करिकुलम चल रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसके अलावा हमें जहां पर लगता है कि नहीं इसके अलावा हमें बच्चे के ऊपर वर्क ऑन करना है, उन पर वर्क करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बेसिकली होती है। तो ये आपकी क्लास और करिकुलम को डिस्टर्ब नहीं करती है। ये 3 और 4 टाइम्स ये किस पर वर्क करती है, 2 चीजों पे वर्क करती है, एक रीडिंग, दूसरा मैथ। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो रीडिंग वाला रीडिंग होता है ये एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये केवल 2 लोगों में होगा, एक होगा ट्यूटर, एक होगा ट्यूटी। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है, हमने स्टार्ट करा कोई चैप्टर, तो उसकी फर्स्ट लाइन ट्यूटर रीड करेगा, देन ट्यूटी उसको फॉलो करेगा, फिर सेकेंड लाइन ट्यूटर रीड करेगा, देन ट्यूटी उसको फॉलो। ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि 1 to 1 चल रही है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं हुआ कि ट्यूटर ने पहले कुछ पढ़ाया, फिर उसके पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया, फिर ट्यूटी से बोला कि ओके नाउ आप स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं होगा। ये 1 to 1 चलता है कि पहले ट्यूटर, देन ट्यूटी, देन ट्यूटर, देन ट्यूटी, ये चलता है। और ये हम कितनी बार कर सकते हैं, 3 और 4 टाइम्स एक वीक में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 ही स्टूडेंट्स होंगे, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स।
ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक स्टूडेंट हायर लेवल का होगा, एक जूनियर लेवल का। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये टीचर ही डिसाइड करती है कि किस बच्चे को ट्यूटर बनाना है, किसको ट्यूटी बनाना है इस स्ट्रैटेजी में, रीडिंग में। ये मैं बात आपसे रीडिंग की कर रही हूँ अभी, ठीक है। फिर आता है हमारा मैथ वाला। मैथ का जो हमारा प्रोसेस है बेसिकली ये 2 टाइम्स पर वीक फॉलो होना चाहिए, जिससे, और उसमें क्या होता है कि इसमें डाइवर्स लर्नर्स होते हैं। अगर जैसे हम मैथ्स का कोई कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल हम कोई कंसेप्ट ले रहे हैं, तो मैथ का कोई भी कंसेप्ट 2 लाइन से 3 लाइंस का नहीं होगा, वो लॉन्ग अगर कंसेप्ट है तो उसमें होता क्या है कि वो डाइवर्स लर्नर, कि हमें लगा कि नहीं ये वाला लेवल इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, तो वहां पे हम उसको ट्यूटर बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमें लगा हाँ, तो ये एक ही क्लास के अंदर काफी सारे पेयर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्यूटर होता है और एक ट्यूटी होता है, जो जिसका जहां पर भी बेसिकली फॉर्टे होता है उसको वहां पे ट्यूटर बना के ट्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, वो पेयर इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो बेसिकली टीचर्स केयरफुली पार्टनर अ स्टूडेंट विद अ क्लासमेट, पेयर वर्क्स ऑन वेरियस एक्टिविटीज दैट एड्रेस द एकेडमिक नीड्स ऑफ बोथ स्टूडेंट्स। तो ये इससे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स के जहाँ पे एकेडमिक नीड है, वीकनेस है, उस पर वर्क ऑन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसमें यस मैम। हाँ, मैं कहती हूँ आप ये थर्ड वाला पॉइंट है RPT, इसको फटाफट समझा दीजिए। ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है ना, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं जनरली। हाँ ठीक है। बस इसमें मैम एक चीज और रह गई है कि इसके ग्रेड्स है कि किस ग्रेड में वर्क। रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो 6th ग्रेड और 9 to 12th ग्रेड तक में वर्क करता है, और जो हमारा मैथ्स वाला है वो किंडरगार्टन से लेकर 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स पे ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ही वही होता है कि अभी जैसे 2 पेयर बने थे A और B, तो अभी इसमें A अगर ट्यूटर था और B ट्यूटी था, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई कंसेप्ट आता है और उसमें हमें लगता है कि नहीं अब इस कंसेप्ट को B ज्यादा बेटर कर सकता है, तो B को वहां पे ट्यूटर बना दिया जाता है और A को ट्यूटी। तो वो रेसिप्रोकेट होता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि 2 ही क्लासमेट्स हो, इसमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग यही है कि इसमें स्टूडेंट की उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पेयर चेंज कर दिया जाता है। तो वहां पे वो ट्यूटर हो सकता है और दूसरा ट्यूटी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है मैम। ये वाला यही है इतना। हाँ जी, ये ठीक है। बिल्कुल सही है। बोलो हाँ मैम, इसको मैं कंप्लीट कर दूं। आगे का भी जो रोल ऑफ टीचर है ये शॉर्ट में ही मैं बस बता देती हूँ, ठीक है। इसको बहुत शॉर्ट में बता दीजिए। रोल ऑफ टीचर पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि टीचर ही इसमें अगर पेयर्स बना रहे हैं तो उनको कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, ठीक है। और पीयर ट्यूटरिंग हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे पीयर टीचिंग, पीयर लर्निंग, पीयर एजुकेशन, चाइल्ड टीच चाइल्ड और म्यूचुअल इंस्ट्रक्शन। क्योंकि यही सारी चीजें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हो रही है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ओके। और इसमें ट्यूटर ही एक्सपर्ट है क्योंकि वो एक टीचर का रोल कर रहा है, और ट्यूटी को हम नोविस एक कहते हैं जिसको उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज नहीं है, उसके लिए कोई चीज नई है, तो इसलिए वहां पर वो ट्यूटी है। अब वो सबसे पहले टीचर जब भी पीयर ट्यूटरिंग का प्रोग्राम रेडी करेगा, तो उसमें वो जिस कंसेप्ट के लिए वो ट्यूटर अलॉट हुआ है, उस ट्यूटर को उस प्लानिंग की जाएगी, उसके लिए क्या रोल डिफाइन है, किसको कराना है, ये सब करा जाएगा। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी कोई ट्यूटर ये प्रोसेस फॉलो करेगा। इसके अंदर जो 3 कंसेप्ट होते हैं वो ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले सेटअप पहले होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट ट्यूटर बनेगा ये डिसाइड करना है, देन क्लासरूम कहाँ पर होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ये डिसाइड करना है, देन फिर उसकी जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई हैं उनको फॉलो करना। सेकंड आता है उन्हीं ट्यूटर्स को ट्रेनिंग देना कि उनको बेसिकली ये प्रोसेस कैसे चलाना है। देन थर्ड आएगा कि जो भी उन्होंने सेशन लिया या बच्चों को जो भी कंसेप्ट कराया उसकी वो डेली रिपोर्ट टीचर को देंगे, और टीचर उन रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो पेरेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। देन फिर आता है फाइंडिंग सपोर्ट फॉर पीयर ट्यूटरिंग। तो वो सपोर्ट जो लेते हैं कि पीयर ट्यूटरिंग के सपोर्ट लेने के लिए वो
कैसे काम करते हैं। ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से वो उस चीज के लिए परमिशन भी लेनी होती है। तो पहले वो स्कूल प्रिंसिपल से लेते हैं, देन स्टूडेंट्स, और फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से। ये 3 होते हैं जिनके बाद ये पीयर ट्यूटरिंग का प्रोग्राम प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद होता यही है कि जो इसमें वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर स्टूडेंट टीचर कैन यूज मेनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स। वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उनको रिवॉर्ड देंगे, उनके लिए इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को वो मतलब प्राइवेट में ना करके पीयर में उनको स्टडी कराने से उनको जो मोटिवेशन मिलता है, उनकी सेल्फ स्टीम इंप्रूव होती है, उन चीजों पर वर्क करा जाता है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है ट्यूटर के लिए भी अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी शो करने का, और ट्यूटी के लिए जो उनके अंदर हेजिटेशन या प्रॉब्लम थी उनको रिजॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शॉर्ट में बता देती हूँ। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये है कि एक तो होता है क्या कि टीचर का प्रेशर कम हो जाता है। जो बहुत सारी चीजों पे इतने सारे स्टूडेंट्स पे टीचर को वर्क करना था, उन्होंने एक ट्यूटर अलॉट कर दिया, तो उनका एक तो वर्क प्रेशर कम हो गया। ठीक है, उसके बाद स्लो लर्नर्स, जो कि एक उनके ऊपर स्ट्रेस होता था कि टीचर के सामने नहीं बोलना है या अपनी प्रॉब्लम्स नहीं करनी, तो वो एक स्लो लर्नर्स के लिए उन्होंने एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को ट्यूटर के साथ डिस्कस कर पाए। फिर उसके बाद होता है एक सोशल बॉन्डिंग बन जाती है ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके सोशल स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, लिसनिंग स्पीकिंग वाले, और ये बेनिफिशियल दोनों के लिए होता है, ट्यूटर के लिए भी और ट्यूटी के लिए भी। टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं ट्यूटर के, और स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, एंड ऑफ द डे उनको ग्रेड्स को इंप्रूव करने में वो हेल्प करता है ये प्रोसेस। फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को काम करने की, और ट्यूटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है, और वो एक टीचर का जो रोल होता है वो उसको समझ पाते हैं, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और देखा जाए तो टीचर के लिए टाइम टू टाइम एक एडिशनल सपोर्ट है। और मैम इसमें एक चीज मैम मैं बताना चाहती हूँ, डिसएडवांटेजेस बताने से पहले, जो पेज नंबर 32 में इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग दिया है, तो उसमें जो फर्स्ट उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हैं, बेसिकली दीज आर द डिसएडवांटेजेस, इट इज नॉट बेनिफिट। हमारे नीचे वाले जो ABCD करके हैं वो मेन बेनिफिट है, अगर हम उन्हें पढ़ने जाएंगे तो हाँ वो डिसएडवांटेजेस है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो होता क्या है कि हमने जब अगर देखा जा रहा है तो कहना ये है कि जब ट्यूटर कोई पढ़ा रहा है, बेसिकली उसमें वो नॉलेज नहीं थी टीचर वाली, वो उस क्लास का ही बच्चा था या सीनियर बच्चा था जो जिसने कुछ और आगे थोड़ी सी टीचिंग मतलब स्टडी करी होगी, तो उसको देने से क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है ट्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज था। दूसरा उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जब भी हम किसी ट्यूटर को अलॉट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़े, उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ी, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी, जिसमें टीचर का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है ना, और अब टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है, उन्हें सॉफ्ट रहना है, उनमें पेशेंस होता है, जो कि ट्यूटर के अंदर ऑब्वियसली नहीं होता। ठीक है ना, और वो ये कह रहे हैं कि फिर इतने सारे बच्चों में से ये डिसाइड करना कि किसको हमें ट्यूटर बनाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर के ऊपर आ गई, जिससे ऑब्वियसली उसका यहाँ पर भी एक वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, और जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वाली बात आती है तो वो तो ऑब्वियसली टीचर के बराबर ट्यूटर का नहीं हो सकता, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो दीज आर बेसिक थिंग्स अबाउट द पीयर ट्यूटरिंग।